दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एजुकेशन ग्रुप में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने डेली करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज हम इसके 5वें पार्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके पहले इसके पीछे चारों वीडियो को ज़रूर देखें और आज से इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको इस वीडियो से ज़रूर लाभ होगा और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप नोट्स बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप जो चीज़ खुद से लिखते हैं वो आप को लंबे समय तक याद रहती है और आप उसे एग्ज़ाम टाइप अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे हर जगह शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एक एकीकृत भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सहयोग। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक एकीकृत भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कोविड-19 की महामारी के दौरान जितने भी निर्णय लेने में मदद करना है और सामाजिक आर्थिक प्रभाव को संभालने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ठीक, इसके अलावा यह मोबाइल ऐप सरकार द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, पब्लिक अवेयरनेस एवं सेल्फ असेसमेंट मतलब संपर्क किसी के द्वारा ट्रेस करना, पब्लिक अवेयरनेस लोगों में जागरूकता फैलाना और सेल्फ असेसमेंट स्वयं का मूल्यांकन करना के उद्देश्य से शुरू किया गया, जो कि आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के संपूरक है। ठीक है, उसी के सेम टू सेम है ये एप्लीकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेडक्वार्टर नई दिल्ली। स्थापना कब हुई थी? 1971। और इसके अभी ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। और ये कहाँ से लोकसभा सांसद है? तो चांदनी चौक नई दिल्ली से लोकसभा सांसद है। ठीक है दोस्तों, और इसके अभी मुख्य सचिव कौन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के? तो आशुतोष शर्मा इसका मुख्य सचिव है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में किस लेखक को इंटरनेशनल ऑरफ फिक्शन अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अब्दुल लोहाब अस्सावी। इंटरनेशनल ऑरफ फिक्शन अवार्ड 2020 अब्दुल लोहाब अस्सावी को दिया गया, जो कि एक अल्जीरियाई लेखक है। ये कहाँ के हैं? अल्जीरिया के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स। यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? तो दिनार। अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीयर्स, करेंसी दिनार। ठीक, और ये इंटरनेशनल ऑरफ फिक्शन अवार्ड का 13वां संस्करण है। इंटरनेशनल ऑरफ फिक्शन अवार्ड का ये 13वां संस्करण है। यह पुरस्कार डार मीन द्वारा वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए दिया गया है। द स्पार्टन कोड के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया। ठीक, और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? तो $50,000। $50,000 इसमें पुरस्कार राशि है। ये क्या है? इंटरनेशनल ऑरफ फिक्शन अवार्ड। तो यह अवार्ड अरब जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार है। यह कौन प्रदान करता है? तो द बुकर प्राइज फाउंडेशन, जो कि लंदन में स्थित है। अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्देल अजीज तबेनो। अल्जीरिया के PM की बात करें तो अब्देल अजीज जेराद। अब
पीएम है अब्देल अजीज जेराद और राष्ट्रपति हैं अब्देल माजिद तेबोने। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक द्वारा 30 जून 2020 तक एटीएम निकासी के लेन देन पर लगने वाले सभी सेवा शुल्क को माफ़ कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई ने अपने सभी एटीएम निकासी पर लगने वाले सेवा शुल्क को 30 जून 2020 तक माफ़ कर दिया है। एसबीआई की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या है? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका पुराना नाम क्या है? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का नया नाम इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया से बदलकर नया नाम एसबीआई कब रखा गया? तो 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है? तो रजनीश कुमार इसके चेयरमैन है, रजनीश कुमार, जो कि 25वें नंबर के चेयरमैन, 25th, ठीक। और ये रजनीश कुमार इंडियन बैंक एसोसिएशन के भी चेयरमैन है। यही रजनीश कुमार जो कि एसबीआई के चेयरमैन है, यही इंडियन बैंक एसोसिएशन के भी सीईओ है, सीईओ, ठीक है दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की बात करें तो, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये दोनों बैंक सी और डी, इन दोनों बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन दोनों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया, जिससे अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। पहला तो एसबीआई है, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक, ठीक दोस्तों। अगर एसबीआई की बात करो तो एसबीआई के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो श्रीनिवासुलु शेट्टी, श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के एमडी एंड सीईओ, ठीक है। एसबीआई का विलय कब किया गया? जो कि एसबीआई के अन्य 5 सहयोगी बैंक थे, एसबीआई इंदौर, एसबीआई त्रावणकोर, एसबीआई हैदराबाद, एसबीआई मैसूर, इन सभी 5 बैंकों का विलय एसबीआई में कब कर दिया गया? और एक महिला बैंक भी साथ में किया गया, तो 1 मार्च 2017 को सभी एसबीआई में मिला दिए गए। एसबीआई की टैगलाइन क्या है? बड़े बैंक के बड़े फायदे, बड़े बैंक के बड़े फायदे, एसबीआई की टैगलाइन है। मर्ज होने के बाद, पहले तो 4-5 थी, लेकिन मर्ज होने के बाद यही एसबीआई की टैगलाइन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हुआ, वह क्या थे? तो वह एक प्रतिष्ठित फिल्म अभिनेता थे, ठीक। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1978 में फिल्म खट्टा मीठा से की थी। रंजीत चौधरी एक फिल्म अभिनेता थे और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1978 में फिल्म खट्टा मीठा से की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कोविड-19 से पीड़ित अपने सभी पॉलिसी धारक एवं एजेंटों के लिए सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। इस कंपनी ने इसमें सभी सुविधा दी जाएगी जो कि कोविड-19 के कारण होने वाली मृत्यु पे व्यक्तियों को 5 लाख रुपये, अगर इस कंपनी के जितने भी पॉलिसी धारक या एजेंट हैं अगर वो कोविड-19 से पीड़ित हैं तो उनकी मृत्यु पर 5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अगर वो कोविड-19 से पीड़ित है तो उनके परिवारों वालों को आर्थिक सहायता के रूप में 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, 25,000 रुपये की आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी। यह सुविधा कब तक लागू रहेगी? तो 30 जून 2020 तक, 30 जून 2020 या उससे पहले संक्रमण के कारण होने वाली मृत्यु के लिए यह लागू होगा। 30 जून 2020 या उससे पहले होने वाले संक्रमण पे यह नियम लागू होगा, ठीक है दोस्तों। टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसके MD एंड CEO कौन है? तो ऋषि श्रीवास्तव, ऋषि श्रीवास्तव इसके MD एंड CEO हैं, ठीक है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
हाल ही में पेटीएम ने पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विनीत अरोड़ा को हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। पेटीएम की बात करें तो पेटीएम के संस्थापक कौन थे, फाउंडर? तो विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर थे। ठीक है दोस्तों। पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नोएडा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में। आप लोग पेटीएम तो सभी यूज करते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि पेटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? पेटीएम का फुल फॉर्म होता है पे थ्रू मोबाइल। याद रखिएगा दोस्तों, पे थ्रू मोबाइल पेटीएम का फुल फॉर्म होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में केयर रेटिंग्स के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अजय महाजन को अभी हाल ही में केयर रेटिंग्स के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। केयर रेटिंग्स एक प्रकार की रेटिंग प्रदान करने वाली कंपनी है। जो भी कंपनी अच्छे काम करते हैं उन्हें 5 स्टार 4 स्टार इस प्रकार से रेटिंग प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों। और इसके और ऑप्शन की बात करें, अदर ऑप्शन की, तो अभी रघुराम राजन को आईएमएफ के बाहरी सलाहकार समूह सदस्य में नामित किया गया है। आईएमएफ के बाहरी सलाहकार के समूह सदस्य के रूप में नामित किया गया है। शार्दुल ठाकुर को अभी हाल ही में टाटा पावर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शार्दुल ठाकुर को टाटा पावर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में अमिताभ बच्चन को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। याद रखिएगा दोस्तों, ये मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने ऑल इंडिया रेडियो के साथ मिलकर लॉकडाउन के दौरान स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिक्किम ने ऑल इंडिया रेडियो के साथ मिलकर लॉकडाउन के दौरान स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है, जो कि अब पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुका है 16 अप्रैल से। और इसे में डेली एक कार्यक्रम दिखाया जाएगा 1 से 2 बजे के तक, जो कि सिक्किम के गंगटोक आकाशवाणी स्टेशन से प्रसारित किया जाएगा। इसे सिर्फ सिक्किम के बच्चे ही लाइव देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सिक्किम की बात करें तो इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 16 मई 1975 को। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 16 मई 1975 को। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे विधानसभा की 32 सीट हैं, लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है। सिक्किम में डिस्ट्रिक्ट 4 हैं, लोकसभा की 32 सीट है, राज्यसभा की 1, लोकसभा की 1। अपवाद में, एक्सेप्शन में है ये दोस्तों सिक्किम। बाकी किसी भी राज्य में 60 से कम सीट नहीं होनी चाहिए विधानसभा की, लेकिन सिक्किम एक ऐसा राज्य है, और एक मिजोरम। सिक्किम में विधानसभा की 32 सीट और मिजोरम में विधानसभा की 40 सीट। यही दो ऐसे अपवाद में है जो कि विधानसभा की सीट 60 से कम है, बाकी सभी में 60 या 60 से ऊपर है। याद रखिएगा दोस्तों। सिक्किम की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम है। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर है। ठीक है दोस्तों। यहाँ के राज्य पशु की बात करें तो यहाँ के राज्य पशु है रेड पांडा, स्टेट एनिमल। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है सिक्किम हाई कोर्ट के? तो अरूप कुमार गोस्वामी सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ के लोक नृत्य की बात करें, जो कि प्रमुख लोक नृत्य मैं डिस्कस करूँगा। लू खंगथामो, जो कि भूटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को भूटिया जनजाति, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। लू खंगथामो नृत्य को भूटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक। रेचुंगमा, ये सब मैं लोक नृत्य डिस्कस कर रहा हूँ। रेचुंगमा, जो कि इसे दिवाली के अवसर पर वहाँ के महिलाएं करती हैं, दिवाली के अवसर पर रेचुंगमा नृत्य। लिम्बू नृत्य, एंछे छाम नृत्य,
रूमटेक छाम नृत्य, रूमटेक छाम नृत्य। ठीक है दोस्तों, कौन कौन हुआ? लुखंगथामो नृत्य, लुखंगथामो नृत्य, रेचुंगमा नृत्य, लिंबू नृत्य, एंछे छाम नृत्य और रूमटेक छाम नृत्य। लुखंगथामो नृत्य, रेचुंगमा नृत्य, लिंबू नृत्य, एंछे छाम नृत्य, रूमटेक छाम नृत्य। लुखंगथाम नृत्य कब की भूटिया जनजाति द्वारा, रूमटेक छाम नृत्य नहीं रेचुंगमा नृत्य दिवाली के अवसर पर, लिंबू नृत्य, एंछे छाम नृत्य और रूमटेक छाम नृत्य। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। सिक्किम की एक महत्वपूर्ण जीआई टैग की बात करो तो यहाँ की बड़ी इलायची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सिक्किम की बड़ी इलायची बहुत फेमस है, यहाँ की बड़ी इलायची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में लॉकडाउन के दूसरे चरण में फिट इंडिया मूवमेंट ने किस संस्थान के साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए पहली बार लाइव फिटनेस सेशन आयोजित करेगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सीबीएसई। सीबीएसई ने पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए पहली बार लाइव फिटनेस सेशन आयोजित करेगा। ठीक है दोस्तों, सीबीएसई की बात करें तो ये किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसके मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक इनके मंत्री हैं। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पे है? तो हरिद्वार उत्तराखंड से ये लोकसभा सांसद हैं। ठीक, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक, इनका निर्वाचन क्षेत्र हरिद्वार उत्तराखंड। ठीक, सीबीएसई की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 3 नवंबर 1962, 3 नवंबर 1962 को इससे स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली। ठीक, इसके चेयरमैन की बात करें तो अनीता कारवाल, अनीता कारवाल सीबीएसई की चेयरमैन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस वैज्ञानिक संगठन ने कोविड-19 नमूना संग्रह कियोस्क कोवैक्स विकसित किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, डीआरडीएल ने, जो कि एक डीआरडीओ की ही सहायक कंपनी है, उसके अधीन कार्य करती है, उसी ने एक नमूना संग्रह कियोस्क कोवैक्स विकसित किया है। इससे क्या होगा कि, और ये किसके सहायता से विकसित किया है कोवैक्स को? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC, कर्मचारी राज्य बीमा निगम हैदराबाद के डॉक्टरों के परामर्श से ये तो विकसित किया गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है DRDL ने, लेकिन ये किसकी सहायता से, किसके परामर्श से? तो ESIC, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम हैदराबाद के डॉक्टरों के सहयोग से इसे विकसित किया गया। ठीक है दोस्तों, DRDL की बात करें तो इसके अभी चेयरमैन कौन है? तो दशरथ राम इसके अभी चेयरमैन है। ठीक है दोस्तों, और ये एक वैज्ञानिक संस्था है जो कि DRDO के अधीन कार्य करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हैदराबाद। DRDO मत समझ लीजिएगा, DRDL, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। सभी 10 क्वेश्चन मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। आगे भी मैं इसी तरह के डेली क्वेश्चन को डिस्कस करता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप सभी जगह शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग PDF भी नोट्स भी अच्छे से बना रहे होंगे। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप नोट्स बना लेते हैं तो आप एग्ज़ाम टाइम अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कल हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।